तो बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने एसी का एक टॉपिक देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि एसी क्या होता है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है ना। और हम लोगों ने उसको देखा था कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। लेकिन अगर हमें हाफ साइकिल की निकालनी हो या फिर किसी और टाइम पीरियड की निकालनी है तो उसका हमने बेसिकली डेटा एनालाइज कर लिया था कि हमारे पास कैसे क्या निकालना हो, राइट। ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी थी। तो जो आज की कहानी है वो बेसिकली हमारे पास एक और नई वैल्यू के लिए आएगी जिसका नाम है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का जो मतलब होता है उसका आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी आप लोग चीज़ें यूज़ करते हैं वो बेसिकली RMS वैल्यू होती है। और RMS की फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, रूट मीन स्क्वायर। जो इसका नाम है आप उस पर नाम पे ना जाएं और उसके काम को नाम के बिल्कुल उल्टा करें। सर मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास कहीं पर लिखा है RMS तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है रूट मीन स्क्वायर होता है। लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे RMS के, सबसे पहले स्क्वायर किया जाएगा, फिर हम लोगों को मीन निकालना पड़ेगा और लास्ट में हम लोगों को रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते समय इसका बिल्कुल उल्टा करना है। सर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिए। देखिए आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था कि डीसी करंट जो हमारे पास आता है वो एक एवरेज वैल्यू ली जा सकती है, क्योंकि एवरेज वैल्यू का मतलब कांस्टेंट रहता है। और डीसी करंट मैंने आपको बाय ग्राफिकल वो प्रूफ करके दिखाया था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब मैंने आई और टी के ग्राफ को बिल्कुल सेम ही रिप्रेजेंट कराया था। तो ये करंट हमारे पास डीसी करंट के सोर्स था, ये मैंने आपको बता दिया था, राइट। तो मैं अगर आप लोगों से कहता हूँ बेटा इस बार कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर से आप लोगों के पास कोई भी एक डीसी सोर्स का करंट जा रहा है, आप इसको आई एवरेज लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने एवरेज बाद में भी यूज़ करना है ना, इसलिए मैं एक टर्म दे रहा हूँ इसको ID से, राइट। और ये एक रेजिस्टेंस है R, और जब आप इसी रेजिस्टेंस में से अगर आप AC करंट को लेकर जाएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या कुछ चीज़ें चेंज होंगी। हाँ सर चेंज होंगी। क्यों चेंज होंगी? क्योंकि सर जो AC का करंट है ना वो टाइम के साथ टाइम डिपेंडेंट करंट है, टाइम के साथ वो करंट वेरी करता है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि सर आपने बताया था कि उसकी जो वैल्यू आती है करंट की वो हमारे पास साइनसॉइडल करंट होती है जिसकी वैल्यू I0 sin ω-t होती है, राइट। ये कहानी हम लोगों ने देखी थी। तो अब बेटा मैं आप लोगों से अगर कहता हूँ कि इस वाले केस में जब आपके पास डीसी था, इसमें आप लोगों के पास जो हीट आएगा, देखो वहाँ पर जब मैंने एवरेज निकाला था तो क्या यूज़ किया था, चार्ज यूज़ किया था। अब जब मैं यहाँ पे हमारे पास RMS यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को हीट निकालना है। सर वाई यू आर यूजिंग हीट? यू कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉर्मूला दैट इन्वॉल्व्स द स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आप कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला यूज़ कर लो जिसमें I² आता हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल ये भी कह सकते हो कि मैं उसको स्क्वायर कर रहा हूँ तो उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ अगर मैं हीट की बात करूँगा तो मैं बेसिकली एनालिसिस कर सकता हूँ कि हाँ अब मेरे को चीज़ों में क्या कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं हीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम लोग हीट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको पता है सर इसका फॉर्मूला आता है I²RT। लेकिन क्योंकि हम लोग DC की बात कर रहे हैं तो I² DC राइट इंटू R DC, और R के पास हमारे पास T2 - T1। समझ में आया? ये तो बताया था ना डीसी के केस में, क्योंकि डीसी हमारे पास एवरेज वैल्यू है और किसी भी एवरेज की वैल्यू के लिए हम लोग T2 - T1 करते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग डॉट dt का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब हमारे पास इसकी हीट तो हमारे पास ये आ गई, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर H = I² of DC R times of T2 - T1, राइट। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ हीट ऑफ AC तो ये आएगा I² of AC इंटू R डॉट dt। समझ में आया? डॉट dt क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है ना। तो बेसिकली जब भी आप इसमें हीट निकालेंगे तो बेसिकली ये हीट कौन सा होगा आप लोगों के पास, हीट कौन सा होगा किसी एक इंस्टेंट के टाइम पर। तो हम लोग उसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे, वो हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप ये तो मान के चलोगे ना सर किसी ना किसी टाइम पर इन दोनों की हीट की जब वैल्यू सेम रहेगी, कब? जब इन दोनों की वैल्यू ऑफ हीट सेम रहेगी तो सर आपके पास आ जाएगा I² of DC टाइम्स R of T2 - T1
इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर ऑफ ए सी इंटू आर डॉट डी टी। ये इससे गया, आर तो सेम है, तो बेसिकली आई स्क्वायर ऑफ डी सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर ऑफ ए सी डॉट डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन। ये तो एवरेज की बात आ गई ना यार, देखो ध्यान से, ये सिखाया था मैंने आप लोगों को एवरेज निकालने के लिए, याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पंगा है, डी सी तो बेसिकली हमारे पास एवरेज निकालना है, पर इसके साथ स्क्वायर, ये तो एवरेज का हो गया ना, इसके साथ स्क्वायर भी है, ये मीन तो आ गया, ठीक है। अब देखो हमने पहले रूट मीन स्क्वायर में हम लोगों ने सबसे पहले स्क्वायर कर दिया, ध्यान से देखिए एक बार बेटा, हमने सबसे पहले स्क्वायर कर दिया, उसके बाद हमने मीन ले लिया, और अब क्या करना पड़ेगा मुझे, रूट लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कौन सी बन जाएगी, ये आरएमएस वैल्यू। समझ में आ रहा है सही बच्चों को। तो यहाँ से आई स्क्वायर डी सी को हटा करके हमें आई आर एम एस लिखा जा सकता है कि यहाँ पे बेसिकली मैं रूट मीन स्क्वायर सब कुछ कर चुका हूँ। समझ में आया। तो बुक में ना कई बार यहाँ पे सीधा आई आर एम एस यूज़ कर लेते हैं, फिर एवरेज के बाद आर एम एस यूज़ करते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं सारे स्टेप वाइज करके आपको समझा रहा हूँ ना यहाँ पे कि बच्चे मैं इसको हटाकर आर एम एस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारे स्टेप कर दिए जितने होने थे। स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पर आई स्क्वायर, भाई ये हमारा अभी मैंने वैल्यू डालूंगा इसकी, ये आई की वैल्यू है, मैं डालूंगा बेटा इसको, आई ए सी की वैल्यू ये है, मैं डालूंगा अभी इस वैल्यू को, रुक जाओ बस मैंने ये लिखा है कि यहाँ पे आई स्क्वायर कर तो रखा है ना, अभी इसी वैल्यू को यूज़ करूँगा, ठंड रखिए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिख रहा हूँ आई ऑफ आर एम एस ना, सीधा समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा इसको रूट कर दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आई स्क्वायर ए सी बेसिकली ये है, अब इसका स्क्वायर करके लिख देता हूँ, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया, समझ आ गया। रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्लियर है, समझ में आ गई सब चीज़ को। अब देखिए ध्यान से आगे, यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली छोटा टाइम दे रखा है, छोटे टाइम से पूरा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अभी इंटीग्रेशन हम लोगों ने थोड़ी सी सीखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, बट उससे पहले साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करेंगे एक फंक्शन में, ताकि हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन ना रहेगा, नॉर्मल फंक्शन में आ जाए। तो साइन वही फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए आप लोगों को, मैथ्स के स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। बायो के बच्चे सीधा सीधा याद कर लें कि सर ऐसा कुछ होता है, इससे ज़्यादा आपके पास आएगा भी, टेंशन ना लो। नीट में कोई डेरिवेशन नहीं पूछता, यहाँ तो आपके बोर्ड से पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ्स वाले बच्चों को तो सवाल पूछने ही नहीं चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री तो आई होप सबकी हो गई होगी अब तक, कैलकुलस वैलकुलस सब हो गया होगा तुम्हारा तो अब तक, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे खोल के लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इंटीग्रेट भी कहाँ से कहाँ तक करूँगा, देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक लिया था, फॉर हाफ साइकिल लिया था, हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर। तो टी से लेकर कहाँ तक करेंगे, टी बाय 2 तक, तो 0 से लेकर टी बाय 2 तक कर लो, 0 या टी बाय 2 से टी तक कर लो, बात सेम आएगी, एक ही बात है। हाफ साइकिल कोई सी वैल्यू ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता है क्वेश्चन इजी बनाना है हम लोगों ने, तो हम लोग 0 से लेकर टी बाय 2 तक करेंगे। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, टी बाय 2। टाइम लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, टाइम लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, 0 से टी बाय 2 तक। ये कहानी समझ में पता है ना बेटा, सबको याद है ना, ये वाली पिछली क्लास में कराई थी। ये 0 है, टी बाय 4 है, टी बाय 2 है, 3t बाय 4 है, और ये कंप्लीट। क्लियर है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइम लिमिट को कहाँ से ले रहे हैं, 0 से लेकर टी बाय 2 को। तो बेसिकली t1 तो 0 है, और t2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t बाय 2। समझ में आ रहा है। इस वैल्यू को पुट करते हुए अगर मैं ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीज़ें करता हूँ, ध्यान से देखिए, आई नॉट स्क्वायर, अब इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर टी बाय 2 तक। तो यहाँ पे क्योंकि आई नॉट स्क्वायर पे कांस्टेंट है ना, आई नॉट की वैल्यू का मतलब है पीक वैल्यू, ध्यान सुनना बेटा। आई नॉट की वैल्यू का मतलब क्या है, आई नॉट इज द पीक वैल्यू, लेकिन जो आप घर में यूज़ करते हो वो कौन सी होती है, RMS वैल्यू। तो अगर आपसे पूछेगा कि AC जो आपके पास 220 आता है, क्या वो आपके पास पीक वैल्यू है, नहीं सर, वो तो RMS वैल्यू है। पीक वैल्यू के लिए आप लोगों को इनटू देखो अभी रिलेशन आएगा, मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, दोबारा बताऊंगा, क्योंकि रिलेशन आएगा मैं पहले बता दूंगा तो सारा मजा खराब हो जाएगा, वो बाद में समझा देता हूँ। अभी सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। ये आ गया आई नॉट स्क्वायर,
ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा और इंटीग्रेट मुझे कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर t/2 तक। इसको sin स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt को तो बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin स्क्वायर ओमेगा t को ये लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो आ जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2 डॉट dt। समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? और अपॉन में t/2, अपॉन में t/2, ये सब रूट के अंदर चल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को बेटा? कहानी सिंपल से चल रही है। अब देखो यहाँ से 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, I0 को बाहर निकाल दो। I0 तो रूट से बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए बेटा 2 0 से लेकर t, देखो 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा बेटा। और जो हमारे पास कहानी है वो कुछ इस तरीके से, ध्यान सुनना इस चीज़ को, 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, लेकिन मुझे सीधे से लिमिट लिखनी तो t/2 माइनस 0 आएगा। t की वैल्यू को मैं t/2 माइनस 0 लिखूंगा, वो आप समझ जाना। देखो जिसको समझ आएगा पूछना, दोबारा पूछ लेंगे। अब देखो ये 2 ऊपर गया, इस 2 को बाहर निकाल दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। मेरी बात सुनो, इसको मैं 2I0 स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, ये t नीचे ही रहेगा। तो आप ये देखो कि इस 2 से 2 कट जाएगा, खत्म। और ये I0 का स्क्वायर था तो रूट से बाहर ले सकते, तो I0 मैंने बाहर ले लिया, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब मेरे पास बेसिकली बस ये वाला टर्म बच रहा है, ये भी 2 खत्म हो गया है इसके साथ। तो मेरे पास बच रहा है 1/t, ये तो बाहर बच रहा है बेटा। और अंदर क्या बच रहा है देखो, 1 और dt का इंटीग्रेशन, ये 2 खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास बस ये बच रहा है। चलो मैं स्टेप लिख ही देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो। तो ये हो जाएगा I0 अंडर रूट में ऊपर सब कुछ खत्म बेटा, 1/t ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 ओमेगा t डॉट dt। बस ये बस समझ में आ गया सही बच्चों को? कोई डाउट? अब तो क्लियर है। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने रख दी है। और बेसिकली इसका इंटीग्रेशन अगर हमारे पास होना है तो कहां से कहां तक होना है, 0 से लेकर t/2। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? अब आगे करते जाइए। I0 कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल चलाते रहना है बस। देखो 1 डॉट dt, 1/t बाहर रखूंगा मैं अभी के लिए, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन dt, और उसकी जगह 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन t, और उसकी अपर लिमिट रखूंगा t/2। तो यहाँ पे लिखूंगा t/2 माइनस 0 लिखूंगा तो आपको समझ में आएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो -0। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास, इसकी वैल्यू खत्म बनी। अब मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन, cos 2 ओमेगा t डॉट dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, राइट बेटा। sin 2x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना होगा जैसा क्या आएगा, cos 2x बाय sin, बिल्कुल सर। और cos का तो हमारे पास साइन रहता है तो इसलिए माइनस ही रहेगा। तो ये तो हमारे पास होगी इसकी लिमिट, और इसके बाद इसकी लिमिट रखेंगे, देखिए साइन का। तो बेटा बेसिकली वैसे तो आंसर 0 ही आ जाए, पर मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। साइन 2 ओमेगा t की जगह पर देखो एक बार ध्यान से, इसका 2 ओमेगा आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बेटा। 1/2 ओमेगा मैंने बाहर लिख दिया और ये अंदर काम कर रहा है, समझ में आ गया मैं कर रहा हूँ। साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा आएगा, 1/2 ओमेगा बाहर लिख दिया, कहानी खत्म। अब देखो साइन 2 ओमेगा, इस t की जगह पर लिमिट पुट करनी है ना, तो इंटू t/2 माइनस साइन 0। भाई एक बार ओमेगा t की जगह पर ये रखोगे और एक बार t की जगह 0 रखोगे, एक बार t की जगह पर t/2 रख दिया, तब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, 2π/t। तो ओमेगा क्या लिख दिया मैंने बेटा, 2π/t। 2 से 2 गया, t से t गया, sin 2π कितना होता है, 0। तो बेसिकली 0 माइनस 0 0 0 0 0, सब कुछ 0 हो गया। यहाँ तक कहानी खत्म, ये कहानी 0 हो गई पूरी। यहाँ देखेंगे t से t गया, सिर्फ ये बचेगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, IRMS बराबर I0 बाय √2। बेटा एक छोटी सी मैथमेटिक्स है, अगर बायो वाले बच्चे हैं तो इसलिए मैंने इतना खोल दिया था, वरना मैं डायरेक्ट लिख देता इस चीज़। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि IRMS की वैल्यू क्या आई मेरे पास, I0 बाय √2।
ठीक है। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, और कैलकुलेटर करके कोई मेरे को बता दो 1/1.414 कितना आ रहा है, 0.703 समथिंग आता है। चेक कर लो एक बार, हमको बता दो। 0.703 बनता है वैसे तो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आती है 0.637 उसका होता है, हाँ 0.703 इतना ही होनी चाहिए IRMS की वैल्यू आपके पास 0.703 I0, ठीक है। यही बेटा 707 सॉरी 0.707 I0, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि IRMS की वैल्यू क्या आती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया? अब देखो बेटा, आप लोगों से पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन I एवरेज एंड IRMS। तो आप मुझे बताओ I एवरेज की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 2I0/π। वेरी गुड बेटा। तो हमारे पास I एवरेज की वैल्यू क्या आई थी 2I0/π आई थी बेटा, सबको याद है, पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। और हमारे पास IRMS की वैल्यू क्या आई है बेटा I0/√2। तो जब आपके पास ये चीज़ें आती हैं तो आप इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दो। रिलेशन तो पूछ रहा है बेटा, रिलेशन तो पूछ रहा है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो आपके पास I एवरेज बाई IRMS आ जाएगा। इसमें वैल्यू को I एवरेज की वैल्यू 2I0/π अपॉन IRMS कितना हो गया I0/√2, ये ऊपर पहुंच जाएगा, I0 से I0 कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2√2/π। ठीक है बेटा। क्वेश्चन पूछना होगा नीट में, आराम से पूछ सकता है कि भैया रेशियो क्या होता है एवरेज और IRMS का। तो I एवरेज और IRMS का रेशियो ये होता है 2√2/π। RMS में डेरिवेशन तो नहीं आती ना बोर्ड्स में? बेटा आती है, बोर्ड्स में आती है, बोर्ड्स में डेरिवेशन आ सकती है। देखो मैं आती है नहीं आती तो इसके बारे में तो नहीं जानता, पर बोर्ड के सिलेबस में ये इंक्लूडेड, और ये बोर्ड्स के मेरे टाइम पे तो खूब आती थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ AC होती थी, लेकिन आजकल का ट्रेंड में थोड़े से न्यूमेरिकल 17 मार्क्स के कर दिए, सही MCQ 17 हो गए हैं, तो इसकी वजह से डेरिवेशन का वेटेज कम हो गया बेटा। तो आजकल डेरिवेशन पे कम फोकस करके बेसिकली MCQs और असर्शन रीजन इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो डेरिवेशन के आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगी, ये बोर्ड्स में इंक्लूडेड है सिलेबस में, स्पेशली बोर्ड्स में डाला हुआ है। फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी करो। ये RMS वाला हम I की किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब उसको स्क्वायर बना कर। हाँ बेटा, आप RMS के लिए सिर्फ स्क्वायर नहीं, रूट भी तो लोगे उसके बाद, पहले स्क्वायर। ओके गुड, मैं इससे एक चीज़ कराता हूँ, 1 मिनट देना, आप लोग नोट करो, फिर मैं इसका आगे समझाता हूँ। शैल आई रब इट ऑफ? ठीक है। देखो बेटा, एक बच्चे ने मेरे से एक बहुत अच्छा डाउट पूछा। उसने कहा कि सर मैं क्या किसी को भी RMS बनाने के लिए सीधा यही कर दूं क्या? नहीं बेटा, ऐसे आप नहीं करोगे। फिर तो आप ये कह दो ना, तो सीधा मैं I0/√2 ले लूँ, कहानी करी क्यों रहे हुए थे, मैं सीधा I0/√2 ले लेता हूँ, या कोई भी वैल्यू है उसको x वैल्यू है उसको x/√2 ले लेता हूँ। नहीं बेटा, ये सही नहीं है। ये केवल तभी सही है जब आपके पास आपका दिया हुआ टर्म नीड नॉट टू बी करंट और वोल्टेज ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास करंट या वोल्टेज ही हो। जब आपके पास दिया हुआ कोई भी टर्म साइन के फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग उसे क्या लिखेंगे बेटा कि आपके पास वो RMS I0/√2 ही आएगा। अगर हमारे पास हमारा दिया गया फंक्शन साइन और कॉस के फंक्शन यानी कि साइनसॉइडल ग्राफ के साथ वेरी कर रहा है, तब तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर वो टाइम के साथ किसी और तरीके से वेरी कर रहा है, तो आप ऐसे केस में नहीं लिख सकते, फिर आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहता है, अगर वो किसी I की वैल्यू लेट से 2t है, अब बताओ इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी इन टाइम इंटरवल t से लेकर t/2 तक। तो आप इसी केस में सीधे सीधे नहीं लगा सकते सर t यहाँ पे सर t/2 - 0 अपॉन में √2, ये गलत भी, ये कोई तरीका थोड़ी है तुम लोग I0/√2, ये आपके पास 2t के साथ दे रखा है। तो इसके केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये I है ना, ये I है ना, तो हम लोग इसमें RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, RMS निकालने के लिए अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो गया 2t का स्क्वायर, फिर इसका एवरेज निकालेंगे, फिर इसमें रूट लगाएंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। फिर अपना वही मतलब बेसिकली निकालने के लिए अपना तरीका वही बनेगा। फिर इसमें सिर्फ ये लगा दो, बेसिकली पूरा इंटीग्रेट होगा ना, तो ये आएगा यही 2t
का स्क्वायर डॉट dt अपॉन t2 माइनस t1। ये तरीका है आपका IRMS निकालने का। ये तरीका हर जगह वैलिड है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सीधा AC और DC, अभी हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी नहीं है, इस लेक्चर के बाद मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। जैसे आपको ये दे रखा है तो अब आपको ये निकालना पड़ेगा ना इसके लिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल सेम सारी कहानी वही आएगी। कर देता हूँ 4t² डॉट dt अपॉन t2 माइनस t1 बन जाएगा बेटा रूट में। ये कहानी आ जाएगी IRMS निकालने के लिए। अब t² डॉट dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t³/3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ t³/3 और t2 माइनस t1 में तो 0 था और t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t/2। अब इसमें t³ की जगह पर क्या रहेगा t/2 का क्यूब माइनस 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सब रूट में चल रहा है बच्चा। ये मैं कहाँ से कहानी कहाँ तक कर रहा हूँ, 0 से लेकर t/2 तक की कहानी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा 4 टाइम्स ऑफ t/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, राइट, अपॉन में 3 डॉट t/2। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट आया? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये सब रूट में चलेगा। तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास अंडर रूट में 4t³/8 और ये 2 पर पहुंच जाएगा बेटा इंटू 2 और ये 3t नीचे रहेगा। ये गया 8 से, ये गया स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा t/√3। ये देखो IRMS की वैल्यू चेंज आ गई ना। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप लोग ये बोलो कि सर मैं हर बार ये कर दूंगा। नहीं, हर बार ये नहीं कर सकते। आप लोग केवल बोर्ड्स में ये कर सकते हो कि आपके बोर्ड में जो करंट और वो सब चीज़ें दी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की दी गई हैं, तो आपके लिए वैल्यू इतनी चल जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों से सारी बात हकीकत की पूछेगा तो हकीकत की बात में तो बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें, ये ऐसे आता है। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो करना क्या है आप लोगों ने, वही बेसिक से चलना है, बेसिक से चलना है, ठीक है। चले आगे। अब ध्यान सुनेंगे, इसको हटा लो। अब ध्यान सुनना बेटा आगे की बात। आगे की बात मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को पूछा जाए कि भैया ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनता है, तो सुनना ध्यान से। एक खास बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, ध्यान सुन लेना। इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड हो, RMS की वैल्यू यही रहेगी। सर क्यों रहेगी, क्या रहेगी? सुनो, आई एवरेज के केस में जो आप लोगों का ग्राफ आया था कुछ ऐसा है। आप इंटीग्रेशन करके देख लेना, जिसको जो मर्जी है ना। देखो इसमें बेसिकली पहली बात तो स्क्वायर चल रहा है तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं, ग्राफ तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं। और जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो पॉजिटिव के ऊपर ही आएगा। तो बेटा इसका ग्राफ, जो साइन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। समझ में आ गई? तो RMS के हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, और वो जो वैल्यू रहेगी किसी भी जगह पर एक इफेक्टिव वैल्यू रहेगी, और वो इफेक्टिव वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, चाहे 0 से लेकर t/2 टाइम पे करो आप, चाहे t/2 से करो, चाहे फुल साइकिल के लिए करो, चाहे हाफ साइकिल के लिए करो, चाहे किसी भी साइकिल के लिए करो। आपके पास जो RMS वैल्यू, ध्यान सुन लेना, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू 0 होती है, लेकिन वहीं फुल साइकिल के लिए IRMS की वैल्यू 0.707/I0 ही रहेगी, ठीक है। एवरेज वैल्यू अगर आप 0 से लेकर t पूछेंगे तो 2I0/π होती है, यानी कि 0.637I0 होती है। लेकिन अगर आप IRMS पूछोगे किसी भी वैल्यू के लिए तो वो कितना होता है बेटा, हमारे पास सेट आंसर है 0.707I0 फिक्स रहता है, कोई चेंज नहीं आना इसमें, ठीक है। तो IRMS डू नॉट वेरी विद टाइम। RMS की वैल्यू तो वही रहती है। वेरी क्या करता है, अगर हमारे पास कोई चीज़ वेरी कर रही है तो द वेरिएशन विल बी इन दैट ऑफ एवरेज वैल्यू। RMS में कोई वेरिएशन नहीं आता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे चल सकते हैं। अब जो बेटा आगे की कहानी है वो बेसिकली आप लोगों के पास सर्किट की कहानी होती है कि हमारे पास सर्किट में RL सर्किट लगा दिया। हाँ जी, जैसे आपने ये वाला जो एक्सप्रेशन निकाला वो आपने फील्ड के फॉर्मूले से निकाला, I²R। हाँ जी उसी से क्यों निकाला? बेटा मैंने आप लोगों के पास बोला ना, किसी भी वैल्यू में एवरेज निकालने का तरीका पहले सिखाया था, तो मेरे को एवरेज चाहिए था, तो एवरेज तो मैंने वो कर लिया था। अब अगर आपको, आप मत निकालो, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत निकालो। आपको एवरेज याद है? हाँ सर एवरेज याद है। एवरेज का मतलब था I.dt अपॉन t2 माइनस t1, ये याद है? ये याद है ना? मत निकालो बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप बस स्टेप फॉलो कर लो। ये एवरेज की वैल्यू हो गई ना, यानी कि मीन आपको पता है कि ये वैल्यू ये होती है,
तो आप देखो रूट, मीन और स्क्वायर ये चीज फॉलो करनी है बेटा आपको। अब आपके पास अगर करंट की वैल्यू है, इसको हटा दो, अगर आपके पास करंट की जो वैल्यू है ये रहती है बच्चा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। अब आप क्या करो कि इसका एवरेज निकालो। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे बेटा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन में टी टू माइनस टी वन, और इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, बेसिक यहाँ पे डी टी रहता है, ये वैल्यू आती है बेटा, ये एवरेज आ गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, रूट लगाना है। तो इसमें रूट, बट बात तो सही नहीं हो गई, वो एक्चुअल में आपकी बुक में जो दे रखा होता है सिंपल भाषा करने के लिए एच का इस्तेमाल कर देते हैं, पर अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, सीधा चलोगे तो भी बात वही आएगी। मैंने कब कहा कि आप ये लेके चलो, मैं तो जो आपकी बुक में आप लोग पढ़ते हो, रेफरेंस बुक जो आप इस्तेमाल करते हो उसमें एच से लिए के रहता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि वो एच डायरेक्ट, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं कि सर ये एच यहाँ पे यूज़ किया है, सिर्फ एच ही क्यों किया, और यहाँ पे ये करने क्या, दो स्टेप बाद हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे एवरेज लिया कहाँ पे क्या लिया। तो बेटा बेसिकली वो डीसी का वो एवरेज ले लेते हैं, वो डीसी का, हाँ वो डीसी को जो आरएमएस लेके आते हैं बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। मैंने कब कहा, मैं तो आपको पढ़ाने से पहले ये चीज़ बोली है कि अगर आप लेके चलोगे तो आप इसको लो, आप इसको पकड़ो वर्ड में, ठीक है। मैं कोई भी एक फॉर्मूले के पक्ष में थोड़ी हूँ कि आप कह रहे हो कि सर यही फॉर्मूला लगेगा ना, कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व, ठीक है। आगे चल सकते हैं, चलिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वेक्टर एडिशन रिवाइज करवा रहा हूँ। रीजन क्या है वेक्टर एडिशन को रिवाइज कराने का बेटा, वेक्टर एडिशन को रिवाइज कराने का, वेक्टर पूरा नहीं, बेसिकली मुझे फेजर पढ़ाना है यहाँ पे, और यहाँ पे फेजर डायग्राम आता है, एसी में बहुत काम का आता है, और आप लोगों के स्पेशली इन केस ऑफ जेई मेंस आप लोगों का जो सर्किट डायग्राम जो आ रहा है अभी, LCR सर्किट जिसे हम लोग बोलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा। पहले मैं दो चीज़ लगाऊंगा, इंडक्टर और रजिस्टर लगा दूंगा, फिर एक बार कैपेसिटर लगाऊंगा, ऐसे कर करके हम लोग तीन चीज़ें पहुँचेंगे। और ये जो LCR सर्किट है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक ये और एक ट्रांसफॉर्मर। इस चैप्टर से एक तो LCR सर्किट और एक बोर्ड्स में तो ये इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, आई एवरेज और आई RMS। लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो उसमें LCR सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उसको समझने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स समझने पड़ते हैं, और उन बेसिक्स को मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। और कैसे करना है मैं एक बार बताऊँगा, बाकी काम आप अपने आप करना, ठीक है। अब सुनो बेटा मेरी बात को, अगर आपके पास कोई कहता है कि आपके पास I1 एक करंट है और इसकी वैल्यू A sin ओमेगा टी दे दिया, कुछ भी हो सकता है ना, ये कांस्टेंट, और आपके पास I2 एक करंट है जिसकी वैल्यू आप लोगों को पकड़ा दी उसने B sin ओमेगा टी, राइट, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको साइन हटाओ, इसको कॉस ले दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि बताओ मुझे इन दोनों का एडिशन करके दो आप। हाँ सर एडिशन कैसे करें, अब सुनो बेटा मेरी बात, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं सर उसके हिसाब से तो हम लोग करंट, ये सिंपल करंट है सर, हाँ बेटा, तो सर करंट में तो आप लोग किरचॉफ करंट रूल लगा दो, और सर उसी केस में अगर हमारे पास एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, तीसरा करंट इधर सिंपल ऐड हो जाएगा, तो सर इधर I1 प्लस I2 हो जाएगा, यानी कि सर मैं लिख दूंगा इसमें A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। पर आप मुझे बताओ क्या ये फंक्शन डायरेक्ट ऐसे ऐड होते थे कभी कि 2 + 3 5 कर दिया, अभी ऐसे तो ऐड होंगे नहीं, ये तो भैया हमारे पास कुछ अलग तरीके से ऐड होंगे ना। अब कुछ बच्चे क्या, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे वो हैं जिनको 11th का SHM पता ही नहीं है ना, और इस वजह से जब टीचर पढ़ाते हैं इस चैप्टर में सिट्टी पिट्टी घूम रहती है कि सर AC तो बहुत टफ है सर। पहले मुझे बताओ जो पिछली डेरिवेशन बताई उसमें किसी को कोई दिक्कत आई, तो यहाँ पे भी नहीं आएगी, भरोसा रखो, जो तुमने 11th में छोड़ा है मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कितने बच्चों की 11th बहुत अच्छी है, मुझे सब पता है ना। एक ही बच्चे, एक को छोड़ दूँ, एक या दो को, किसी को नहीं आएगा जो मैं बताऊँ, मुझे पता है नहीं आता, मैं भी ऐसा ही था, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम तो फिर भी ठीक हो। मुझे तो 12th में कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करने नहीं आ रहे थे, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, ऑन कैमरा बता रहा हूँ। 11th तो ग्रेस से पास हुआ था, है ना, वही पास कर दिया था, मतलब मजबूरी में कि बच्चों की रोकना, ठीक ठाक है खेल कूद में, तो स्पोर्ट्स में तो है ही बच्चा सही, चलो कोई बात, तो नंबर लगा दिए थे,
री एग्ज़ाम दे के फॉर्मेट पास हो गया था भाई, फेल नहीं हुआ, ज़िंदगी में रिकॉर्ड है, मतलब क्लास फेल नहीं हुआ, एग्ज़ाम में तो कई बार फेल हुआ, क्या फ़र्क पड़ना है, आज टीचर हूँ देख हैं। अब देखो ध्यान से समझो, ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी कैसे ऐड करते हैं इसको वैसे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे केस में जब आप इसमें ऐड करोगे, इस केस में ऐड करोगे तो आप लोग एक काम करो, चलो ऐसे सुनो, एक लाइन को मान लो रेफरेंस लाइन मान लो, इसको मैंने मान लिया ए साइन ओमेगा, राइट, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ साइन से कॉस कितने डिग्री पे चेंज होता है, ये तो पता होगा, साइन से कॉस कितना आगे होता है, कितना डिग्री पे आगे होता है, बता भाई कोई तो बताओ, ये भी नहीं पता क्या, 90 तो बोलना, फिर 90 डिग्री आगे होता है कि नहीं होता है। तो बेटा यानी कि यहाँ पे जो लाइन आएगी, अच्छा तुम लोग तो बिल्कुल कर, सॉरी बेटा मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ना, मेरी गलती है, मुझे उम्मीद भी नहीं करनी थी, तुम्हें आता होगा। सुन लो, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस, ध्यान से देखो, बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको चेंज करना हो तो ये तो कर सकते, ये भी तो कॉस थीटा है, समझ में आ गया। तो बेसिकली कॉस का फंक्शन साइन से π/2 आगे है, समझ में आया बेटा, ये फंक्शन है प्लस π/2 हो रहा है तो आगे है, माइनस π/2 होता तो पीछे, ठीक है। 12th क्लास में आ गए हो, इवन बायोलॉजी वाले भी हो तो भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। मेरी तरह शक्ल बना के मत देखो सर मैं तो बायो वाली हूँ, हाँ बोलिए मत बेटा, हाँ बोलिए मत। तो यहाँ देख बेटा, ये साइन के फंक्शन आ गए बेटा दोनों, अब यहाँ पे π/2 का डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा बेसिकली ये हमारे पास कहानी किसकी जाएगी, बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बोल लो, सॉरी प्लस π/2 बोल लो, या फिर बी कॉस ओमेगा टी बोल लो, बात सही में समझ में आता है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हो गई, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बेटा, कहीं यहाँ बीच में, यहाँ बीच में जाएगा, जो कि इस साइन ओमेगा टी से कोई एक एंगल बना रहा होगा फाइन, जो इस साइन ओमेगा टी से कोई एक एंगल बना रहा होगा, ये फाइन, ये तो प्लस ही होगा बेसिकली, इससे तो जैसे सपोज करो इसका रिजल्टेंट आया आर, तो आप लिखोगे आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ये रिजल्टेंट है। सर थोड़ा सा सर ए और बी हटा देते सर, थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते सर, आसान हो जाती सर, दिल को तसल्ली पहुंच जाती सर, सुखी लगते हैं हम लोग सर, ये ए बी सी सर आपको पता ही है सर, वेरिएबल आते ही हम लोगों को तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। देखो ध्यान से 3-4 ले लेता हूँ, सबसे आसान ट्रायंगल, देखो ए की वैल्यू मैं दे रहा हूँ आप लोगों को 3 साइन ओमेगा टी, और I1 की वैल्यू बेटा, और I2 की वैल्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 4 कॉस ओमेगा टी, राइट, आपकी मर्जी है, आप इसको रेफरेंस मान के इससे भी काम चला सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार सीख जाओ, उसके बाद आपको जो करना है जैसे करना है करो, ठीक है। एक लाइन का रेफरेंस मान लो, उसके हिसाब से काम कर लो, बट फिर इसमें पीछे आएगा, कॉस साइन 90 डिग्री पीछे होता है ना, फिर एंगल तो उल्टा चलाना पड़ेगा ना, तो आपकी मर्जी। तो हम लोग बस 10th में ये सीखते हैं, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी बहुत 10th की आती है, तुम्हें 11th 12th तुम्हें घंटा कुछ नहीं आता है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं सर, हम भी आपके जैसे हैं सर, एक दिन आप जैसे बनेंगे। चलिए देखो बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया 3 साइन ओमेगा टी, और ये क्या आ गया बेटा मेरे पास 4 कॉस ओमेगा टी, क्लियर है। अब देखो मैं इसके लिए लिखता हूँ 4 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, चाहे साइन की टर्म से लिखो चाहे एक ही बात है बेटा। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 3 और 4 साइन का, इसका रिजल्टेंट क्या आ गया 5, आ गया नियम पूछा √a² प्लस b², बेटा 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है तो √a² प्लस b², राइट। तो बेसिकली ये आएगा 5, पर ये 5 किससे आया है, किससे आया है, इससे आया है ना, साइन ओमेगा टी के फंक्शन थोड़ा सा ऊपर आया है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ये पाई एंगल आएगा। अब इस पाई एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे निकालोगे, एक्सक्यूज मी, पाई की वैल्यू कैसे कितनी होगी कैसे निकालोगे। तो बेसिकली ये और ये आप सेम फंक्शन में कन्वर्ट कर चुके हो, तो यहाँ से आप लोग क्या खींच सकते हो, एक लाइन खींच सकते हो। तो बेसिकली ये 4 है तो ये भी 4 ही है, मैग्नीट्यूड लोगे ना, अब तो बस ये 4 है तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 4 5 का स्ट्रेट ट्रायंगल होता है, पता है ना, पर उसमें ये 3 होता है तो ये 37 होता है, तो अगर ये 4 है तो 53 हो गया। बच्चों को नहीं पता है ठीक है, ये भी सीख, तो कोई बात नहीं, बहुत सही जगह आए, दिक्कत वाले 3 4 5, अगर ऐसे होता है तो ये 37 डिग्री और 53 डिग्री,
पर ये अगर 4 यहाँ पहुँच जाएगा यानी कि बेस पे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 इधर परपेंडिकुलर है, 53 हो गया ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 53। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रिजल्टेंट की 5 ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह पर 53। ये तो कहानी चल रही है, समझ में आ गया कैसे किया मैंने। तो बेसिकली ये एंगल को हमारे पास एक रेफरेंस ले लेते हैं और उससे ऊपर कितना चेंज हो रहा है ये देख लो। तो 5 एंगल चेंज हो रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53। अगर हम ये cos वाला रेफरेंस में लेते हैं, हाँ तो नीचे cos के कितना, टर्म में लेते हाँ तब हमारे पास 37 डिग्री पे आता। एक ही बात है, हैं, 4 sin ओमेगा टी प्लस 37 आता है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे पास नहीं बेटा रिजल्टेंट में 5 ही रहता, 3 और 4 का रिजल्टेंट तो 5 होता, यहाँ पे था 37 आ जाता बस, ये माइनस का हो जाता। से 3 4 5 की ये टर्म जो वो होते हैं याद रखने वाले हैं। हाँ बेटा, तो अगर इसके अलग वैल्यू आ गई तो क्या? बेटा इसके अलग वैल्यू आ गई तो आपके लेवल पे नहीं आएगी, बोर्ड नहीं आएगी, गारंटेड नहीं आएगी। ऐसे ट्राई 3 4 5 का ही आता है जनरल, ये भी नहीं आएगा, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है बेटा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं कुछ 3 4 5 के, है ना, 8 6 10 के, 12 5 13 के, ऐसे आप लोगों को याद करने होते हैं कि यहाँ कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये वाली चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं, ये आपकी क्या आने वाली है, बहुत काम आने वाली है। सर कैसे काम आने वाली, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, अच्छा ये वाला हटा दूँ, चलो हम लोग छापते रहो नालायकों छपेड़ो। सुनो सुनो अब ध्यान से, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अब ईएमएफ पे जंप मार रहा हूँ। ईएमएफ क्योंकि मेरे को बेसिकली वी और आई के बीच रिलेशन निकालना है, तो एक आई के हमारे पास बहुत सारी कहानी होगी। अब अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास कैसे आई थी, ये आई थी v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही कहानी आई थी ना। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को याद करता हूँ तो ये चीज़ हम लोगों के पास एक ऐसा ईएमएफ है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, सेम बात तो चल रही है। यहाँ पे कोई करंट वरेंट अलग अलग तो आ नहीं रहा, लड़ तो नहीं हो रहा ये, सही चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे पास v की वैल्यू है हमारे पास क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है, आई की वैल्यू भी आई नॉट साइन ओमेगा टी थी। तो यानी कि ये दोनों यार कहीं ना कहीं सेम फेज में नहीं दिख रहे तुम्हें। सर मतलब क्या हुआ बेटा, मेरी बात सुनो, अगर आपके पास आई की वी की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई की वैल्यू भी हम लोगों ने जो डिनोट करी है वो किससे करी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ पर देखो ना, ध्यान सुनो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी था। मैंने ये बेस क्यों कराया आपको अब समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में आएगा, पर समझो समझो, टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं, पर समझो। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, तो बेसिकली ये दोनों एक फेज में नहीं है, ये दोनों में से एक लीड कर रहा है, एक लैग कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 4 cos ओमेगा टी लीड कर रहा है 90 डिग्री से, समझ में आया। क्योंकि सर इसके पास जो फंक्शन है अगर आप इस साइन में कन्वर्ट करेंगे तो सर ये आएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो 90 डिग्री से लीड कर रहा है। लेकिन सर अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपके पास हो सकता है वी नॉट और आई नॉट की वैल्यू अलग अलग हो जाए, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर आप ये चीज कंपेयर कर पा रहे हो तो सर यहाँ पर ये दोनों सेम फेज में हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो आप लोगों के पास सेम एंगल पे रहती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सेम फेज में चल रही हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास v और i क्या है, दे आर इन सेम फेज। समझ में आया बेटा, सेम फेज, लीडिंग फेज, लैगिंग फेज क्या होगा, देखो अगर ये इससे लीड कर रहा है तो आप 3 वाले को बोलोगे कि ये इससे लैग कर रहा है। 3 इज लैगिंग देन 4 इज लीडिंग फ्रॉम 3 बाय पाई बाई 2। समझ में आता है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया, हटा दूं इसको। अब ध्यान सुनना बेटा मेरी आगे कहानी। अब आप लोगों ने एसएचएम में एक डायग्राम पढ़ा होता है जिसका नाम होता है फेजर डायग्राम, राइट। एसएचएम में फेजर डायग्राम पढ़ा होता है, और नॉट ओनली एसएचएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो क्लास 11th का है वो हम लोगों ने पढ़ रखा होता है। सर क्लास 11th, इस दुखती हुई नस पे हाथ मत मारो सर, ना सर हम आपकी तरह थे सर। आप सर अपने आप को इमेजिन करो, आप क्या चाहते थे बेटा। मैं ये चाहता था कि जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो 11th की बात तो पूरी बताए, चाहे मेरे समझ में आए या नहीं आए वो बात अलग है, बता दे लेकिन टीचर। हाँ बेटा मैं जानता हूँ तुम भी ये चाहते हो, मैं बता दूँ, टेंशन ना लो।
ठीक है, अब समझ में आया ना है, वहाँ पे वो वाली बात है कि वहाँ पे तुम मेरे जैसे बच्चे बैठे हो और मेरे से बेहतर बैठे हो। वैसे उम्मीद करता हूँ मेरे से बेहतर ही बच्चे बैठे होंगे। फेल फाल हुआ तुम में से कोई सा आज तक? तेरी तरफ उंगली क्यों कर रहे हैं सर? तेरी तरफ क्यों उंगली कर रहे हैं मेरे साथ? कोई बात नहीं बेटा, टेंशन क्यों ले रहा? जिंदगी के कॉपी किताब तक ही सीमित है, इससे आगे ही बहुत काम कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो टेंशन नहीं लेनी, फेल फूल होगा क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर घर वाले नहीं छोड़ते हैं, छोड़ो ना, एक दिन तुम घर वालों को ही छोड़ दो। सर क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, बस यही चीज़ रोक देती तुम्हें। कुछ तो करेंगे ही, कुछ तो करेंगे। तो कभी भी ना ये सब चीज़ें अगर बहुत नीचे जा रहे हो, डाउन हो रहे हो, लो फील कर, भाड़ में गया। A single sheet of paper cannot decide my future। इसका मतलब ये नहीं पढ़ना ही छोड़ दो, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। इतना पढ़ लेना कि अपनी आजीविका का गुजार विस्तार कर सकूं। अब ध्यान सुनो, लेट से ये वाली लाइन मेरे पास एक कोई भी इमेज मतलब मेन लाइन है जिसके बेस मान लिया मैंने इसको, और इससे अब मेरे पास मैं धीरे धीरे EMF या करंट किसी को भी ले लो, एक को चेंज कर। तो अगर मैं वोल्टेज को चेंज करूँगा तो V भी V0 sin ओमेगा t आया है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था बेसिकली वो मेरे पास सर ऐसा कुछ है, राइट। और अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही आता है, करंट। और आपसे कोई चाबी ले आया? ये वाली चाबी दे दो बेटा, ठीक है। तो बेसिकली यही अंतर होता है इसमें। अभी ये क्या अंतर है अभी मैं पूछा, चुप, अब ये समझो आराम से समझाऊंगा। तो आप ये देखो कि जो बड़ा वाला है ऊपर वाला, ये मेरे पास किसका ग्राफ है? V का ग्राफ है। तो क्या V का ग्राफ भी आपको साइनसॉइडल ग्राफ दिख रहा है? V का ग्राफ भी आप लोगों को साइनसॉइडल ग्राफ दिख रहा है। तो जो V का ग्राफ साइनसॉइडल ग्राफ है उसको अगर मैं कहता हूँ कि लेट से मेरे पास V इनिशियल यहाँ पर था, यहाँ से घूमेगा 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 सर्कुलर पाथ पे बेसिकली कहीं यहाँ पे गया। क्या आप इस ग्राफ को इससे कंपेयर कर सकते हो? सर कैसे? इसको इससे आराम से सर ये वाली जो वैल्यू है ना ये 180 है, ये वाली 90 है, ये 270 360 सर बिल्कुल सेम ऐसे समझो। यहाँ पर 90, ये 180, ये 270 है 360। यस बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और आप लोगों को ऐसे ही काम चलाना है ऐसा। लेकिन यहाँ पे तो वो फंक्शन आता है ना V = V0 sin ओमेगा t, वो कहाँ से लेके आओगे? हाँ सुन लो, ला रहा। लेट्स से कि मेरे पास ये कोई भी एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू को मैं V0 मान लेता हूँ, और बेटा ये अगर हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास कोई भी एंगल थीटा बना रहा है। ध्यान सुनेंगे बेटा। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा ये बात तो तय है कि हमारे साइन का ग्राफ होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी सर्कुलर पाथ के लिए कांस्टेंट ओमेगा रहता है बेटा, राइट। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूँ और उसमें ही मैं कौन सी वाली सर्कुलर मोशन की यूज करता हूँ, तो s = ut + ½ at² की जगह थीटा = ओमेगा u की जगह ओमेगा t + 1/2 अल्फा t²। s = ut + ½ at² को सर्कुलर मोशन में ऐसे लिखते हैं बेटा। और मैं कहता रहा हूँ बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं तो पूरी 11th करा दूंगा तुम लोग, जो तुम्हारा 11th में छूटा हुआ है मैं कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन आप लोग घर पे जाके पढ़ो तो सही, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं बता रहा, सारी चीज़ बता रहा हूँ। ये चैप्टर 4 में आता है, 11th क्लास चैप्टर 4 में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन वाले से पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, अब जो ये बता रहा हूँ उसको भी सुनना, उसको भी समझना। यहाँ पर ओमेगा कैसा है मेरे पास? कांस्टेंट। ध्यान से देखो, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और अल्फा आता है हमारे पास d/dt से। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना बेटा, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ओमेगा t। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगा? ओमेगा t आ जाएगा। और ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी V0 cos ओमेगा t, और ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी? V0 sin ओमेगा t।
क्योंकि आप ये कह सकते हो कि सर इसमें जो हमारे पास वैल्यू आई, कहाँ गई, लिखी नहीं है मैंने, जो ईएमएफ की वैल्यू आई है जो हमने अब तक पढ़ी वो तो कुछ भी नहीं है सर, फेजर डायग्राम का एक वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है। ये तो पढ़ रहे थे हम लोग कितने देर से, आया कहाँ से, मैं तुम्हें ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियली मैंने माना कि कोई भी यहाँ से सिखानी शुरू हुई और मेरा वी आई नॉट ही मान सकते हो, एक्स नॉट ही मान, तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझाने के लिए वी नॉट ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में वी नॉट यूज़ करना है, क्योंकि चैप्टर में वी नॉट यूज़ करना है इसलिए मैंने ये लिया था। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर था तो हमारे पास 0, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो बेसिकली हमारे पास कुछ वैल्यू चेंज होंगी। इसका ये वाला कॉम्पोनेंट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे देखो टी की वैल्यू T/4 पे साइन का फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है और मैक्सिमा आएगा, बिल्कुल आएगा। T/2 पे 0 हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट हो जाएगा, साइन 270 -1, यहाँ पे भी -1 जा रहा है। देखो अगर आप इसकी इस वैल्यू को पीक कहते हैं तो ये प्लस वी नॉट है और इसकी वैल्यू को पीक बोलोगे तो ये वाली वैल्यू माइनस वी नॉट है। तो यहाँ पे भी तो ये बन रहा है, यहाँ पे जाएगा तो बेटा ये प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर क्या लिखोगे 2 पाई और टी की जगह पर क्या लिखोगे T/4। बेटा टी ओमेगा को 2 लिख सकते हैं तो टी की वैल्यू T/4 हो जाएगी ना, यहाँ पे 1/4 हिस्सा है तो बेटा टी से टी गया और ये π/2, तो π/2 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, तो साइन 91 हो गया, तो बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, तो इसलिए वी नॉट आएगा। सब कुछ रिलेटेबल है, पढ़ लो बस एक बार। ऐसे यहाँ पे करो T/2 रख दो, यहाँ पे साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी की जगह पर कितना रखोगे बेटा T/2 रखेगी ना हाफ साइकिल में, कैसी बात कर रही है, यहाँ से यहाँ आएगी तो हाफ साइकिल हो गया ना बच्चा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से मैंने क्या बोला इसको कंपेयर करो, ये फेजर ही है। फेजर का मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर आना और यहाँ से यहाँ पर जाना बात सेम है। तो यहाँ से यहाँ पर आने बेटा T/2 लिखवाया था ही मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे T/2 ले लो, ये गया इससे ये गया साइन पाई 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये कहानी रहती है हमारे पास किसकी, फेजर डायग्राम की। और इस फेजर डायग्राम में हमें दिखता है कि हमारे पास अगर एक वैल्यू यहाँ पर है तो उससे कोई वैल्यू यहाँ पे जो होगी वाई एक्सिस वो लीड कर रही है ना, और इसका यूज़ कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी कहानी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।